नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिनालिया एक आरएएस से एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी यानी आईएएस प्री के लिए ये बहुत ही शानदार पीडीएफ है जिसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो यानी पहली वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। इस पीडीएफ की क्या खासियत है मेरे फ्रेंड्स, इसके अंदर 2013 से लेकर 2022 तक लगभग 10 सालों के आपको पी वाई क्यू जो है वो देखने को मिलेंगे मेरे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ जो प्रत्येक ऑप्शन है उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन यानी किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी खासियत जो है वो इस पीडीएफ की ये है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन के जो 7 मेजर टॉपिक्स यानी मेजर सब्जेक्ट है, जो मेजर पोल है, जैसे एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है एंड करंट अफेयर्स है। ये 7 सबसे बड़े पोल है जो कि यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अंदर किस प्रकार से दिए गए कि सबसे पहले एनवायरनमेंट को कंप्लीट दिया गया है 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में हिस्ट्री है, जियो पॉलिटी, इस प्रकार से। तो आगे मैं ले चलता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये इसके अंदर पीडीएफ में है। और मैं आपको बता दूँ कि इसके लगभग यानी मान के चलो कि 2013 के क्वेश्चन लगभग इन्वायरमेंट के मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दूं तो लगभग मान के चलो 18 से लेकर 22 क्वेश्चन इसके बीच में हर साल जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। 18 से लेकर 22 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। और यही एवरेज लगभग हिस्ट्री के आता है। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन मान लो, जियो के भी 15 के लमसम 2 ऊपर 2 नीचे मान सकते हो, पॉलिटी के भी 15 2 ऊपर 2 नीचे। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात इकोनॉमी, इकोनॉमी का रेशियो अब दिन दिन थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये कई बार ये इन्वायरमेंट की तरह 18 और 22 का रेशियो इसका रहता है माय डियर फ्रेंड्स। और साइंस टेक के भी लगभग 15 क्वेश्चन मान सकते हो और करंट अफेयर के भी 15 से 20 क्वेश्चन जो कि आईएएस के प्री एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। किस प्रकार से आप आईएएस प्री को करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे 100 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स होते हैं उसके अंदर आपने 50 से 60 क्वेश्चन भी आसानी से अगर कर लेते हो आप, तो उम्मीद है कि आप एक सेफ स्कोर में आ जाते हो माय डियर फ्रेंड्स यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर। तो चलिए चलते हैं कि सबसे पहला इसका सेक्शन जो है वो क्या है माय डियर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एनवायरनमेंट की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2013 से लेकर 2022 तक यानी कंप्लीट 10 सालों की जो है पी वाई क्यू है माय डियर फ्रेंड्स। और कंप्लीट कितने पेजों में है ये, 115 पेज के अंदर ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स दिए गए हैं। यानी सबसे पहले एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया गया है यानी 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए माय डियर। तो इसकी मैं अगर बताऊँ कि 2013 के अंदर मान लो लगभग 20 क्वेश्चन जो आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स अपने इसके इन्वायरमेंट के प्रीवियस में। तो इस 20 क्वेश्चन की एक आपको क्लास मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से प्रत्येक 2014 वाले क्वेश्चन की 15 16 17 इस प्रकार से यानी 10 क्लास के अंदर आपको कंप्लीट एनवायरनमेंट के जो भी पी वाई क्यू है 10 सालों के वो आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस टेक है और करंट अफेयर्स है। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि 2023 के लिए जो भी मोस्ट डाटा रहेगा वो भी इसके अंदर साथ में ऐड करके दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने 10 सालों की पी वाई क्यू अच्छे से किया है तो हमेशा याद रखना कि जो नया जो पेपर जैसे 2023 का एग्जामिनेशन होगा तो उसके अंदर ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता माय डिफरेंस, लगभग 30 से 35% जो रेशो रहता है क्वेश्चन का यानी मोड ऑफ क्वेश्चन का रहता है वो रिलेटिव रहता है किसके, जो पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनसे। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 30 से 35% उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डाले ही जाते हैं। यानी आपको उस ऑप्शन के बारे में अपने अच्छे से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर जो है पुट हो सकता है मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने इसके 2013 के क्वेश्चन कितने हैं और क्या कुछ है मेरे फ्रेंड्स। जैसे कि 2013 यहाँ से शुरू हो जाता है और इसका पहला जो क्वेश्चन है अपने देखते हैं और इसको शानदार तरीके से मेरे फ्रेंड्स करने का प्रयास करते हैं।
तो चलिए, सबसे बड़ी बात मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे जितने जैसे ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा इसके अंदर भी क्या है और क्या नहीं है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके पे के लिए मैं आपको परचेज के लिए आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इस पीडीएफ को भी ले सकें माय डियर फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने पहली वीडियो के अंदर भी दे दी है, वहाँ भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए नोट करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित पर आपको क्या है विचार करना है कि भारत में प्राकृतिक रूप में जो कौन पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या भारत के अंदर देखो, तारा कछुआ है, मॉनिटर छिपकली है, वामन सुअर और स्पाइडर वामन। अगर यहाँ पर अगर आपको इतना सा पता हो कि स्पाइडर वामन जो क्या भारत के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो, तो कहीं ना कहीं आपको एक दो के बारे में अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूँ स्पाइडर वामन की, तो ये दक्षिण अमेरिका और या फिर मैं मान सकता हूँ क्या मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर स्पाइडर वामन माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तारा कछुआ भी भारत में पाया जाता है। मॉनिटर छिपकली की अगर बात करें तो मॉनिटर छिपकली जो है वो जो रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जहाँ पर मॉनिटर छिपकली पाई जाती है। और वामन सुअर की बात करूँ तो ये लगभग मैं आपको बता दूँ जो असम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वामन सुअर काफ़ी देखने को माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं। तो चलिए इनके बारे में प्रत्येक ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, तारा कछुआ की, तो सबसे पहले एक बात नोट कर लेना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ठीक है। और ये अनुसूची 4 में इसको शामिल किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, तारा कछुआ को। ये मुख्यतः पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में भी मिलता है और श्रीलंका में भी पाया जाता है, और भारत के अंदर ये मध्य और दक्षिणी भागों में भी माय डियर फ्रेंड्स पाया जाता है। ये आपको कछुआ नज़र आ रहा होगा, लाइक के स्टार आपको नज़र दिखाई दे रहा है ये, और ये देखो यहाँ पे इसका ये मुँह आ जाता है और इसके ये पैर, ठीक है, यानी ये कछुआ है। और ये आपको ये स्टार की भांति देखो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए इसे तारा कछुआ भी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटर छिपकली की, तो मॉनिटर छिपकली भी अपने एशिया क्षेत्र के अंदर बहुतायत से पाई जाती है। पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ये पाई जाती है। राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में इसे गोयरा के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र में इसे गोरपड के नाम से माय डियर फ्रेंड्स जाना जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अगर जो किला है, कोई भी किले की दीवार की लंबाई को अगर नापा जाता था तो किसके सहायता से, इस मॉनिटर छिपकली की सहायता से उस दीवार की लंबाई को नापा जाता था माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पिग्मी हॉक की, जिसे वामन सुअर कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अनुसूची 1 में शामिल है। ये वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है 1972 की सूची 1 में शामिल है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ कि असम की जो हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाती हैं। ये मुख्यतः असम यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है माय डियर फ्रेंड्स। यानी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्पाइडर वामन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पाइडर वामन है जो कि मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में माय डियर पाया जाता है, और ये भारत में नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि ये क्रिटिकल इंजर्ड सिचुएशन के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आप इसके बारे में भी जान चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको इनमें से बताना है कि जो दिए गए हैं पीने के जल में प्रदूषक के रूप में कार्य कौन करता है। यानी भारत के अंदर यानी जो कुछ भागों में पीने के जल में का जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आर्सेनिक है, सॉर्बिटॉल है, फ्लोराइड है, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर प्रदूषक की बात हो तो ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा कोई भी तत्व जो मानव शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, वो प्रदूषक कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो आर्सेनिक की बात करें, सॉर्बिटॉल की बात करें और फ्लोराइड की बात करें और फॉर्मल्डिहाइड और यूरेनियम, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्बिटॉल जो है एक प्रदूषक नहीं है, ये आलू के जैसे स्टार्च पाया जाता है तो उसके अंदर सॉर्बिटॉल भी पाया जाता है मेरे फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से फॉर्मएल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मएल्डिहाइड जो है वो उद्योग या दवा या भोजन जो भी कुछ सामग्री है उसके जो ये संरक्षण के अंदर ही इसका यूज माय डियर फ्रेंड्स किया जाता है। अगर इनके बारे में आपको अच्छे से पता हो यानी कौन क्या चीज़ है, कौन नुकसानदायक है और कौन नुकसानदायक नहीं है, तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं माय डियर। तो चलिए इसके अंदर मैं बता दूं कि आर्सेनिक सॉर्बिटॉल, देखो ये सॉर्बिटॉल नहीं होगा, ठीक है, फ्लोराइड होगा, फॉर्मएल्डिहाइड भी नहीं होगा नुकसानदायक यानी प्रदूषक, यानी 1, 3 और 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 एंड 5 आई डिफरेंस। तो चलिए इसके प्रत्येक ऑप्शन के बारे में अपने अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक जो मुख्य को पता है थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक खानों के निर्वहन और फ्लाई से जो इसका प्रदूषक जो है भूजल तक पहुंचता है। वैसे रोग की बात करें तो इससे रोग कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैक फुट नामक जो है रोग माय डियर फ्रेंड्स इससे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों, बिहार के 11 और वहीं पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में जो है उच्च आर्सेनिक मात्रा बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोराइड। तो फ्लोराइड युक्त जल भूजल तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा ये तो, और इससे क्या फ्लोरोसिस जैसे विकार उत्पन्न होते हैं मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में जो है भूजल में क्या है यूरेनियम जो है की सांद्रता जो है देखने को मिलती है। और कुछ करंट की बातें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल और खंडेला क्षेत्र में क्या है यूरेनियम के काफ़ी भंडार जो है वो देखने को मिले हैं मेरे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो यूरेनियम के भंडार जो है वो देखने को कहाँ मिले हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल और खेंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है ये भंडार मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सॉर्बिटॉल की। तो सॉर्बिटॉल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉर्बिटॉल एक कृत्रिम पदार्थ भी है और एक प्राकृतिक भी है, यानी और ये क्या मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, न कि प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आलू के स्टार्च में से बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था ना, यानी ये सॉर्बिटॉल आलू के स्टार्च से बनाया जाता है, वही प्राकृतिक में नाशपाती और सेम में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मएल्डिहाइड की। तो ये एक कार्बनिक पदार्थ है और एक ये जल प्रदूषक नहीं है। इसका उपयोग जो है उद्योग, दवा, भोजन में संरक्षण इत्यादि के काम में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें अपने को बताना है कि निम्नलिखित जंतुओं पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सी जो है स्तनधारी है माय डियर फ्रेंड्स। देखो समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री सिंह है। अब देखो इस पे मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर से कि समुद्री जो घोड़ा है वो क्या है, स्तनधारी नहीं है बल्कि ये एक मछली है माय डियर फ्रेंड्स। क्या ये एक मछली है, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन से आप कर सकते हैं कि 1 एंड 3 जो है वो क्या है राइट आंसर अपना हो जाता है। इनके बारे में भी मैं आपको अच्छे से आगे बता देता हूँ कि क्या और क्या नहीं है। अब देखो समुद्री गाय की बात करें तो देखो समुद्री गाय जो है वो सबसे ज़्यादा जो है जिसे अपने डुगोंग भी कहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक बात नोट कर लेना कि अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अंडमान निकोबार का राजकीय पशु भी क्या है, समुद्री गाय है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्री घोड़ा की। तो ये एक बोनी फिश है क्योंकि इसका जो सिर है और गर्दन जो है वो किस प्रकार से एक घोड़े के तरह जो नज़र आता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं समुद्री हॉर्स या यानी सी हॉर्स भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, समुद्री शेर जो कि एक मांसाहारी जलीय स्तनधारी जीव है बढ़िया, ठीक है। यानी अपने को मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ इस पीडीएफ के अंदर आपको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में और करंट डाटा के बारे में यहाँ पर इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि 10 सालों के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछा है और उनके साथ साथ जो ऑप्शंस भी उसने डाले हैं तो उसका कंप्लीट
आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट माय डियर फ्रेंड्स मिल सके है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मान लो 2023 के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है, तो वहाँ पे इन 10 सालों के PYQ से ज़्यादा तो नहीं, मैं 30 से 35% रेशियो का अनुमान लगा सकता हूँ कि आपने अगर इसको अच्छे से एनालिसिस किया है, तो आप वहाँ 30 से 35% एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो इस रेफरेंस से कि आपने 10 सालों के PYQ किए हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आपको युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखो, एक बात ज़रूर ये भी नोट कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आप करो तो युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से नोट करें, उसके बाद में आप युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, यानी सही नहीं है या सही है, इन दो चीज़ों को जरूर अंडरलाइन करो, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चले कि ये पूछ क्या रहा है, सही के बारे में पूछ रहा है या फिर गलत के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या नोकरेक जीवमंडल रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? गारों की पहाड़ियों में है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो बैरल क्षेत्र में नहीं है ये, अपने मणिपुर क्षेत्र में ये पाई जाती है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये डाफला की पहाड़ियों में माय डियर फ्रेंड्स जो नहीं पाई जाती है। और ये डाफला की पहाड़ियों में नहीं पाई जाता है, ये पटकोई बुम्ब यानी पटकोई बुम्ब की जो पहाड़ियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे ये पाई जाती है। तो चलिए इन तीनों के तीनों ऑप्शन के बारे में अपने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, अच्छे से इसके बारे में बता रखा है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे हम बात करते हैं कि इसकी नोकरेक की बात करें, तो नोकरेक के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो राइट आंसर था कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है क्या गारो खासी जयंती है, जिसके बारे में पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, कि गारों की जो पहाड़ियों में है माय डियर फ्रेंड्स क्या नोकरेक। वहीं हम बात करते हैं गनोल, दरेंग तथा सिमसंग नदियाँ इसके अंदर बहती है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्या गनोल, दरेंग और सिमसंग यानी सैमसंग सिमसंग जो भी नदियाँ हैं वो क्या पे यहाँ पे बहती है। और इसकी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय उच्च आर्द्रता वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और वहीं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान क्या है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान को मई 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ पे है? कई बार क्वेश्चन सीधा भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्या लोकटक झील? ये तो देखो सिंपल वे का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो अपने को सिंपल वे का क्वेश्चन भी माय डियर फ्रेंड्स पता होना चाहिए। और आप जानते हैं क्या केम्बू लामजाऊ जो कि इसके अंदर अपने लोकटक के अंदर जो झील है उसके अंदर ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, केबू लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इसी लोकटक झील में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट करें। देखो, इसे यूपीएससी ये 2013 का क्वेश्चन है और 2015 के प्री में ये पूछा जा चुका है वापस से। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन करने का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो माय डियर फ्रेंड्स से बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बरेल रेंज की, तो बरेल रेंज कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स? ये पूर्वोत्तर भारत में एक त्रितक ये पर्वत श्रृंखला है, जिसमें जैसे ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के बीच लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल है, जो पूर्व में क्या है माय डियर फ्रेंड्स? नागालैंड और मणिपुर से लेकर पश्चिम असम और मेघालय तक ये फैला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यह पटकोई भूम या जो पटकई तथा रामा भूम की जो है पहाड़ियों में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, देखो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि अरुणाचल प्रदेश की जो कौन सी दामा भूम तथा पटकाई रेंज के बीच स्थित है, ना कि डाफला रेंज के अंदर स्थित है। ठीक है मेरे फ्रेंड, देखो यहाँ से 4 बातें नोट करने वाली है। सबसे पहले ये कि राष्ट्रीय उद्यान नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन से ज़िले में है? तो चांगलांग ज़िले में है। अगर ये याद न हो तो भी चलेगा, मगर दामा भूम, दाफा भूम और पटकाई रेंज ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। कहाँ पे? ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे स्थित है, और है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो चलिए चलते हैं मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो इसके बाद साथ देखो यहाँ पे कितनी शानदार पीडीएफ है मेरे फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है क्या माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान
देखो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। देखो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे भी अच्छे से याद रख लेना माय डियर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपना 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो पांचवा क्वेश्चन अपना क्या कहते हैं कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। देखो क्या है, घास स्थलों में जो वृक्ष है वो क्या देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, देखो वृक्ष की। वृक्ष जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। क्या घासों को या प्रतिस्थापित क्यों नहीं करते। देखो यहाँ पे देखो कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश के कारण, या फिर तत्वों की पोषक कमी करने, देखो जल की सीमाओं एवं आग के कारण, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकते। देखो सबसे बड़ा कारण जो है वो यह कि जल की सीमाओं और आग के कारण, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जल की सीमाओं या आग के कारण क्या पारिस्थितिक अनुक्रमण सैकड़ों हजारों वर्षों वानस्पतिक तथा जैवीय समुदायों में आने वाली विभिन्नताओं को क्या है व्यस्त करता है। जहाँ चरमोत्कर्ष की स्थिति तरफ पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या है, बायोम जो है वो गतिशील रहता है। घास स्थल चारागाह क्षेत्रों में क्या है, इनकी एक बहुत ही बड़ा क्या है पारिस्थितिक है, क्योंकि पानी की कमी तथा आग के कारण यह वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की बजाय आगे जाकर क्या है मरुस्थल तंत्र की ओर बढ़ता है मेरे फ्रेंड्स। ये बात अच्छे से नोट कराना, क्योंकि देखो पानी की कमी ऑब्वियसली बात आ जाती है, और आग हो तो वहाँ पे आपको पता है क्या कि नाट वनस्पति वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए ये इसको क्या है प्रतिस्थापित नहीं कर सकता मेरे फ्रेंड्स। यानी ठीक है, जो भी घास स्थल जो है वो वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जो है ये प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे आपको दो बातें नोट करने को देखने को मिल रही है। देखो एक तो आग है और एक जल की कमी है, ठीक है। तो जहाँ पे जल की कमी होगी, ठीक है, प्लस आग का मतलब हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर अपने वनस्पति को क्या मान सकते हैं, बिल्कुल ही नेगलेक्ट मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, यानी वहाँ पर नहीं हो सकते मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ये कुछ एक लाइक कॉमन सेंस क्वेश्चन था, तो इसे आप आसानी से भी कर सकते थे। और इसी कॉन्सेप्ट से इसके बारे में अंदर बता रखा है कि इसी कॉन्सेप्ट से जो है 2021 के अंदर भी क्वेश्चन माय डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। देखो घटती उत्पादकता, यानी यहाँ से आपको देखो ये सारे के सारे पारितंत्र हैं, यानी घट यानी सबसे घटती उत्पादकता का मतलब ये है उत्पादकता के क्रम में, घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है माय डियर फ्रेंड्स से जो है सही है। अब देखो सबसे पहले हम उत्पादकता की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी है माय डियर फ्रेंड्स। देखो क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। क्या है, मैंग्रोव है, उसके बाद में मेरे पास क्या आ जाएगा, घास स्थल आ जाएगा। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर है, ठीक है। अब देखो इनके बारे में आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसको ध्यान से नोट कर लेना। देखो क्या है, देखो किसी क्षेत्र में हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई, देखो हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई समय में प्रति इकाई सतह पर सकल संचित ऊर्जा की मात्रा क्या है पारितंत्र की उत्पादकता कहलाती है, ठीक है। और पोषण स्तर में शोषण द्वारा खर्च ऊर्जा को घटाने पर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है आती है। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। देखो क्योंकि देखो मैंग्रोव क्षेत्र है, वहाँ पर क्या विविधता वो क्या है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखो महासागर बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा है, मगर वहाँ पर देखो मान लो ये मैंग्रोव क्षेत्र है तासा, ठीक है, और ये तासा घास स्थल है, और ये तासा झील क्षेत्र है, और ये तासा मैं महासागर लेके चलता हूँ। महासागर तो मान लो बड़ा लेके चलता हूँ, मगर यहाँ पर जो अपने को क्या पेड़ पौधे और जो यहाँ से जो ऊर्जा की मात्रा है वो अपने को सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रही है, मैंग्रोव क्षेत्र में। मगर यहाँ पे तो सागर में तो क्या है, महासागर में तो क्या है, पानी है, ठीक है। प्लस बहुत ही मतलब ये नॉर्मल फैक्टर के अंदर देखा जाए तो कम मात्रा में अपने को उसकी तुलना में प्रतिशतता की बात करें
तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस में है, इसकी प्रतिशतता जो है अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। विविधता कहाँ पे देखने को मिलती है, यहीं पे, और प्रतिशतता जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है मेरे फ्रेंड्स। तो उत्पादकता भी कहाँ पे होगी मेरे फ्रेंड्स, मैंग्रोव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगी मेरे डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादकता कार्बनिक पदार्थ की बायोमास उत्पादकता की दर है। समुद्र की औसत उत्पादकता लगभग 50 ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि औसत भूमि उत्पादकता क्या है, 160 ग्राम कार्बन प्रति वर्ग मीटर जो है प्रति वर्ष है। नमक, दलदल और मैंग्रोव में प्रति वर्ष यहाँ पे देखो माय डियर फ्रेंड्स 33,000 से 6,000 कार्बन प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम उत्पादकता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी उस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी, मैंग्रोव, घास स्थल, फिर झील और महासागर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये दिल्ली वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। अब दिल्ली का एरिया तो इतना सा है, ठीक है, और राजस्थान का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या की अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यानी जनसंख्या की उत्पादकता की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्षेत्र तो कम है, मगर यहाँ पर इसका घनत्व जो है, क्या है डिफरेंस, इसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो मैंग्रोव क्षेत्र का एरिया तो कम है, मगर यहाँ पे जो उसकी विविधता का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो महासागर का एरिया तो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है, मगर उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो भी वनस्पति है या फिर वन्य जीव है जो भी, वो यहाँ पे सबसे कम पाए जाते हैं और वहीं प्रजाति की बात करें तो मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण से इसकी उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुराने कंप्यूटरों या उनके पुर्जों की असंगत या अव्यवस्थित निपाटन के कारण निम्नलिखित में से अ, कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। यानी जो भी अपने आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब खराब हो जाते हैं तो उसके कारण आपको पता है जिस प्रकार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल प्रदूषण भी तो होता है ना, ई अपशिष्ट भी तो होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो भी तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कौन-कौन से जो है अपने को यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल गैजेट से जो है नुकसान होता है, कौन-कौन से तत्व जो कि वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिलियम होता है, बिल्कुल है माय डियर फ्रेंड्स, और कैडमियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, क्लोर की बात करें, पाट की बात करें, ठीक है, और शीशा की बात करें और वहीं प्लेटिनम की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बता दूँ क्या, कि एक तो प्लेटिनियम हो जाता है, ठीक है, और एक हेप्टाकोर हो जाता है, ठीक है। ये जो है इसमें अपने नहीं होंगे, जो बाकी जो है, यानी कहने का मेरा मेन जो है कि 1, 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रूप में ये जो है निर्मुक्त होंगे मेरे फ्रेंड्स। इनके बारे में मैं आगे आपको कंप्लीट जो है अ, आपको अब जानकारी मैं दूंगा। इसके ये पीडीएफ की सबसे बड़ी खासियत बात यही है मेरे फ्रेंड्स इसके बारे में, यानी अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया मेरे फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वही 30 से 35% वाला आपको मैंने रेशो बताया था ना, 30 से 35% वाला रेशो, जो कि हमेशा पी वाई क्यू की फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा है विद ऑप्शंस। क्या है विद ऑप्शंस, जो है ऑप्शन को भी आपने अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा है। तो हमेशा एक बात नोट कर लेना, क्या कि 30 से 35% जो रेशियो है वो पी वाई क्यू का ही नेक्स्ट पेपर में देखने को मिलता है माय डियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ई कचरा क्या होता है या समथिंग जो भी है। देखो ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि से जो अपने को कचरा होता है वो ई कचरा ही कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। ई वेस्ट से भारी तत्व जैसे हमेशा याद रखना, क्या पारा है, लिथियम है, क्रोमियम है, सीसा है, बेरियम है, कैडमियम है और पॉलीब्रोमिनेट है, फ्लेम है और रेस्टर्स इत्यादि जो पर्यावरण में क्या है निर्मुक्त होती है, जो कि वायु, मिट्टी, भूजल आदि को क्या प्रदूषित करते हैं। हम बात करते हैं कि इसकी प्लूटोनियम आमतौर पर प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, मैंने आपको पहले मैं बता रहा था, फिर मैंने कहा चलो आगे मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये हमेशा बात रखना, क्या प्लूटोनियम ये जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यूरेनियम प्लूटोनियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है
उपयोग जो है इसका क्या है, परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हेप्टाक्लोर एक आर्गेनोक्लोरीन यौगिक है जिसका उपयोग क्या है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है हमारे फ्रेंड्स। इन दोनों के बारे में अच्छे से नोट कर लेना। देखो हेप्टाक्लोर क्या है, हेप्टाक्लोर यानी ये एक ऑर्गेनिक क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात ये क्या है कि कीटनाशक के रूप में इसका यूज होता है। और वहीं मैंने आपको बता दिया कि प्लूटोनियम जो है आमतौर पर सीधा नहीं पाया जाता, ये यूरेनियम प्लूटोनियम के रूप में पाया जाता है जिसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है मेरे फ्रेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या अम्ल वर्षा किन के द्वारा होने से पर्यावरण जो है प्रदूषण का कारण बनता है। देखो हम बात करते हैं किसकी, अम्ल वर्षा की बात हो रही है हमारी फ्रेंड्स। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अम्ल वर्षा की। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि ओजोन परत का क्षरण, ये ओजोन परत को कौन कौन से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है, कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड भी पहुंचाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहुंचाता है। और यहाँ पर अगर अम्ल वर्षा की बात आ जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है, जो किसके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ये अम्ल वर्षा का कारण होता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कहीं न इसके बारे में जो डिटेल है वो भी मैं अपने पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, तो अम्लीय वर्षा एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है जब वायुमंडल की नमी के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड क्रिया करते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। देखो आपने देखो अम्ल और क्षार वाला एक वेरिएशन तो एक सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, क्या 0 से 7 और 7 से 14 वाला। ठीक है, यानी इससे नीचे क्या होता है अम्ल और इससे ऊपर क्या होता है क्षार होता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं इसने पूछा कि 5.6 से अगर वो कम हो जाए, और कहीं ना कहीं देखो वर्षा है तो वर्षा का अगर पीएच की मान की बात करें तो एक नॉर्मल नेचर से यही 6.3 से लेकर 7.5 तक का लगभग ये रहता ही रहता है। ठीक है, और तो वही मैं बता दूं कि अगर इसका मान 5.6 से कम हो जाते हैं तो वो एक अम्लीय वर्षा के रूप में माय डियर फ्रेंड्स मानी जाती है। देखो अम्ल वर्षा झीलों, नदियों, जलीय निकाय में क्या है तो इस पर प्रभाव जो है डालती है। इससे ऑब्वियसली बात है क्या है, अम्ल एक ऐसी चीज़ है, एक मैं आपको फिर से बता दूँ क्या अम्लीय है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करता हूँ। देखो अम्ल वर्षा क्या नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, ये क्या अभिक्रिया करती है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल या किसी भी उसके साथ क्रिया करके जो उसका ऊपरी परत है, ऊपरी परत है उसको हटाने का काम करती है, यानी उसको नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल कई बार आपने पढ़ा होगा कि जैसे घरों में अगर अपने बर्तन मांजते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी साबुन अपने यूज करते हैं तो लिखते हैं कि ये नींबू वाली साबुन है। तो नींबू ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो वो क्योंकि बर्तनों की जो एक एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा उसको क्लीन कर देती है। आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए कि अम्ल वो काम करता है कि जो उसकी जो ऊपर वाली परत है वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको हटाने का काम करती है। ठीक है बड़ी फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न जो है वो क्या यूपीएससी 2022 में पुनः पूछा गया था। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्री पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये आपको आगे आपके लिए बेनिफिट का सोर्स बन सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करनी है और कौन से सही है माय फ्रेंड्स। देखो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। देखो सिंपल सी बात है, हमेशा एक बात याद रखना कि देखो ये क्या बोलते हैं, जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। आपने ये देखो खाद्य श्रृंखला में पढ़ा होगा, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता माय फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, और यहीं मैं बात करूँ क्या वनस्पति। ठीक है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको पढ़ते हो। तो ये एक श्रृंखला के रूप में होती है, और वहीं श्रृंखला की बात करें तो प्रत्येक में क्या 10% एनर्जी ही वो जो है मेरी फ्रेंड्स बच पाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। देखो इसमें कोई ये तो एक गलत बात हो जाती है, क्योंकि एक जाति से कोई बिलोंग इसका नहीं होता है। क्योंकि कोई अगर कोई मांसाहारी है तो वो अपनी जाति को नहीं खाएगा, वो नहीं देखेगा वो मेरी जाति का है या दूसरी जाति का है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई जीव है, अगर वो हरे पेड़ पौधों को या समथिंग खा रहा है, तो मानव जाति की अगर बात करें तो अगर वो पेड़ पौधों को खा रहा है
और वहीं अगर वो किसी जीव जंतु को भी तो खा रहा है तो वो अपनी जाति को नहीं देख रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये लगभग हर जगह में हर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेटिव है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे जीव द्वारा खाई जाती है का निदर्शन करती है। ऐसा कोई मेन नहीं है। देखो जो प्रत्येक जीवों का निदर्शन वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था हमेशा 10% वाला रेशो ही रहता है और उसका वापस से निर्देशन करना उसके ऊपर कोई इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। उस प्रत्येक जाति के वापस जीव की उत्पत्ति का प्रभाव जो है वो पड़ता ज़रूर है, मगर उसका निर्देशन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जाति ही कर सकती है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है और क्या नहीं है मेरे फ्रेंड्स। देखो इसके बारे में इसने लिखा कि खाद्य श्रृंखला परितंत्र क्रम का निर्दिष्ट करती है। जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला आहार द्वारा पोषण के स्थानांतरण को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के भीतर नहीं पाई जाती, बल्कि इसका क्षेत्र इस दृष्टि से व्यापक तथा अनेक तरह के जीव जंतुओं को सम्मिलित किए हुए है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान रहे खाद्य श्रृंखला यह दर्शाती है कि आहार का क्रम क्या होगा, कौन सा जीव किस खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर होगा। जैसे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता होगा, न कि यह दर्शाता कि उनकी संख्या जो है वो क्या होगी। संख्या पिरामिड बढ़ते पोषण स्तरों के साथ साथ जीवों की संख्या के साथ संबंध को दर्शाता है। और संख्या पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है, ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, उद्यान से होकर बहने वाली नदियाँ। देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस। ठीक है, अब देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है यूके उत्तराखंड में है और कांजीरंगा असम में है। ठीक है, और साइलेंट वैली जो कि क्या है केरल में है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब देखो इनके बारे में आपको अच्छे से बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये कहाँ केरल में है साइलेंट वैली। और कावेरी नदी जो है वो कहाँ केरल में तो बहती ही नहीं है मेरी फ्रेंड्स। ठीक है, और वहीं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसके अंदर भी मानस नदी नहीं बहती और न ही जिम कॉर्बेट में गंगा बहती है। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है अपने नीचे अच्छे से लिखा हुआ है, सबके बारे में बता दूं मैं आपको। देखो ध्यान से अब इसको पढ़ो। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो आपको पता है नैनीताल के जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। और स्थापना जो है इसकी 1936 में हुई थी और 1973 में प्रोजेक्ट जो टाइगर चला था उसके तहत इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है बना दिया गया। और इसकी बात करें तो इसके अंदर रामगंगा है, सोन है, मंडल है, कोशी है और फ्लेन नदियाँ जो है कॉर्बेट इसमें जो है बहती है। गंगा नदी इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स नहीं बहती है। कौन कौन सी नदी बहती है? रामगंगा, सोन, मंडल, कोशी। क्या है? रामगंगा, सोन, मंडल और कोसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। इसकी स्थापना भी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1974 वैसे इसकी स्थापना जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत 1954 में होती है, 1974 में होती है। और टाइगर रिजर्व जो इसे घोषित किया गया कब 2007 में और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अंदर बात करें तो कौन सी नदी बहती है तो इसमें डिप्लू। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? डिप्लू नदी जो है इससे होकर बहती है। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिप्लू नदी कहाँ पर है। अगर आपने इससे कुछ पढ़ रखा है कि डिप्लू नदी तो ऑब्वियसली पता साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से इसको नोट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी, साइलेंट वैली कांजीरंगा नेशनल पार्क माय डियर फ्रेंड्स। और एक सींग वाला गेंडा, देखो ये एक बात मैं फिर से बता दूं कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये आपको पता है क्या? कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर एक सींग वाला जो गेंडा है बहुत आया से
पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, जिसके बारे में बता चुका हूँ। ये जो है केरल में माय डियर फ्रेंड्स स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। 1984 में ये राष्ट्रीय उद्यान जो इसे घोषित किया गया। यहाँ लॉयन टेल्ड मकॉक, भारतीय सीवेट, सांबर बाघ इत्यादि पाई जाती है। और कुंथीपुंजा नदी क्या है? कुंथीपुंजी नदी जो है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से बहती है, न कि कावेरी नदी बहती है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित जीवों पर आपको विचार करना है। क्या है? एग्रिक्स है और नोस्टॉक्स है और स्पायरोगायरा है। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है माय डियर फ्रेंड्स। कौन से जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें केवल और केवल दो, जो इसका राइट आंसर होगा क्या? नोस्टॉक जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी अपने नीचे इसमें बता देता हूँ क्या और क्या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? एग्रिक्स की। तो एग्रिक्स के बारे में आपको बता दूं कि अर्थात कुकुरमुत्ता। क्या है कुकुरमुत्ता? मशरूम की एक प्रजाति है मेरी फ्रेंड्स। एग्रिक्स का मतलब क्या होता है मेरी फ्रेंड्स? कुकुरमुत्ता जो कि मशरूम की एक प्रजाति है, और जिसमें खाद्य एवं जहरीली दोनों प्रकार की जो प्रजाति शामिल है। यह जैव उर्वरक नहीं है हमारे फ्रेंड्स। क्या है? ये कुकुरमुत्ता मशरूम की एक प्रजाति है, इसलिए ये जैव उर्वरक नहीं है हमारे फ्रेंड्स। जैव उर्वरक क्या होती है? सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे शैवाल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है मैडम, देखो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी में डालने पर मिट्टी की उर्वरता को क्या बढ़ाते हैं। इसमें जीवित जीव जैसे माइक्रोरिज्म, कवक, नीलहरी शैवाल और बैक्टीरिया शामिल है। प्रकार देखो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइबोजोबियम कहते हैं। मेरे फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैव उर्वरक का उदाहरण है या नहीं है, तो क्या? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे एजोसिप्रिलियम। क्या है? एजोसिप्रिलियम इत्यादि जो है सहजीवी संबंध में नहीं है। साइनोबैक्टीरियम की बात करें तो जैसे एनाबिना और एजोला है और नॉन स्टॉक है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की बात करते क्या है? देखो एनाबिना, एजोला और नॉन स्टॉक। ये देखो अभी ये ऑप्शन में था, मैं आपको बता चुका हूँ। क्या? एनाबिना, एजोला और नॉन स्टॉक। मैं फिर से आपको बता दूँ कि माय डियर फ्रेंड्स हमेशा एक बात याद रखना कि यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन के अंदर ये दो सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो इन्विरोनमेंट और दूसरा इकोनॉमी। ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आपने इनको इग्नोर किया तो आपका प्री निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और इन दोनों में से क्वेश्चन जो है, दोनों के मिलाकर 35 प्लस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इन्वायरमेंट तो एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो उम्मीद यही रहती है कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से आप 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? क्लास्ट्रीडियम जो वेक्टर बेजेरेनी की मृदा मुक्त जीवाणु हैं। ठीक है, और स्पायरोगारा, इसके बारे में मैंने बताया था कि एक फ्लोटिंग ग्रीन शैवाल है, एक फ्री फ्लोटिंग ग्रीन शैवाल है जो तालाब झीलों में पाया जाता है। और यह एक प्रकाश संश्लेषण जीव है जो CO2 तथा ऑक्सीजन के स्तर को जो है वातावरण में बढ़ाता है। यानी CO2 के स्तर को क्या करता है? फिक्सन यानी कम करके, और ऑक्सीजन के स्तर को क्या है? बढ़ाता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे जैव उर्वरक के उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता दूं जैव उर्वरक की बात करें तो एनाबिना है, एजोला है और नॉन स्टॉक है। ठीक है, एनाबिना, एजोला, नॉन स्टॉक, और वहीं राइजोबियम भी है। और नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो एजोलोसिप्रिलियम भी है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। क्या है? मृदा के अंदर नाइट्रोजन को कौन बढ़ाता है? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, बिल्कुल सही बात है माय डियर फ्रेंड्स। मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना, देखो ये तो बात गलत है। मनुष्य द्वारा भी यूरिया का उत्सर्जन आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती माय डियर फ्रेंड्स। और वनस्पति यानी वनस्पति की मृत्यु, तो ये बात यानी मनुष्य द्वारा कोयले का जलना, तो ये तो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या है? बढ़ाता है माय डियर फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपना 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाते हैं, ठीक है। अपना 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में अपने बेसिक डिटेल्स और पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो है प्रत्येक ऑप्शन जो है मास्टर हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या है इस एनालिसिस पर। नाइट्रोजन मिट्टी, पौधों तथा मनुष्य आनुवंशिक पदार्थ डीएनए निर्माण में वैसे यूज होता है नाइट्रोजन का। जैसे मैं आपको बता दूं कि जीवों में जैसे प्रोटीन है, हार्मोन्स है, विटामिन है, डीएनए के लिए आपको पता है नाइट्रोजन शार्क जो कहाँ पे डीएनए के अंदर पाया जाता है, ये आपको बात अच्छे से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसे नोट कर लेना। जीवित जीव यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादकों का उत्पादन करते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो मानव मूत्र या फिर जीव मूत्र, ठीक है, तो उससे में उसके अंदर भी क्या है नाइट्रोजन का विसर्जन भी माय डियर फ्रेंड्स होता है, यानी नाइट्रोजन जो है मुक्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ध्यान रखें, देखो कोयला जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनता, सॉरी माय डियर फ्रेंड, कोयला जलने से क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जो वायुमंडल में जाता है और यह मिट्टी में तभी प्रवेश कर पाएगा जब यह नाइट्रोजन चक्र से जुड़े होंगे। कोयला जलने के पश्चात बचे अवशेष जो है राख, फ्लाई ऐश नाइट्रोजन नहीं होते हैं। वनस्पति में नाइट्रोजन एक अभिन्न तत्व है। वनस्पति मृत्यु पर मृदा में नाइट्रोजन भी बढ़ता है। तो कहीं न कहीं ये एक क्वेश्चन जो है कुछ एक तो कॉमन सेंस वाले होते हैं जो अपने कॉमन सेंस का यूज करके मेरे फ्रेंड्स इसको करना ही पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन में सिंहपुच्छी वानर जो है अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। देखो तमिलनाडु, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिंहपुच्छी वानर जिसे बोलते हैं क्या मैकॉक, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूँ कि आपको प्रत्येक वानर या वन्य जीव जो भी है उनके बारे में अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, थोड़ा सा नॉर्मल फैक्ट का। तो जैसे तमिलनाडु की बात करें, केरल में बात करें, कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो हमेशा याद बात नोट कर लेना कि सिंहपुच्छी जो वानर है वो क्या पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट के जलों की बात करें तो क्या है, तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश जो है पश्चिमी घाट का क्षेत्र नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 अपना राइट आंसर हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये क्या कुछ इसने लिखा है। अब देखो सिंहपुच्छी वानर मैकॉक मुख्यतः भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला वानर है। आईयूसीएन के अनुसार इसकी संख्या तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में लगभग 2500 तक बची है। कर्नाटक में केंद्रमुख तथा श्रावती वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और गेमांगलाई वन्यजीव अभयारण्य, केरल का साइलेंट वैली में तथा परिगुलम में वन्यजीव अभयारण्य में ये पाए जाते हैं। सिंहपुच्छी मैकॉक टाइगर जो है मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट में है, तो वहाँ जो आपको पता है कि उसमें ऑप्शन के अंदर जो एक अपने नेगलेक्ट किया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश को, तो वो पश्चिमी घाट का क्षेत्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। देखो यानी एक ऐसा जो इसमें से बताना है, यानी वो जीवों की क्या है कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो इकोटोन सिस्टम की बात करें, देखो पारिस्थितिक कर्मता की बात करें तो कहीं ना कहीं सारी की सारी बात जो है ये इस एक ही वर्ड के अंदर माय डियर फ्रेंड्स छुपी हुई है, क्योंकि इन चारों वर्डों की अगर महत्ता की बात करें तो आवास आवास होता है, आवास क्षेत्र हो गया, और सक्रियता यानी इकोटोन हो गया। पारिस्थितिक कर्मता की बात करें तो वहाँ वो इसके जीवों की प्रत्येक द्विक स्थान को ही नहीं बल्कि क्या उसके क्रियात्मक भूमिका यानी कंप्लीट के बारे में उसके बारे में वर्णन करता है कौन, पारिस्थितिक कर्मता, जिसे इकोलॉजिकल कर्मता भी कहते हैं। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो इकोलॉजिकल कर्मता एक प्रजाति की उसके निवास स्थान पर या पारिस्थितिक तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका की स्थिति को दर्शाता है। ध्यान रहे जहाँ निवास केवल प्रजाति के पते, देखो निवास का मतलब ऑब्वियसली बात है क्या उसके एड्रेस के बारे में कहा आ रहता दर्शाता है, जबकि कर्मता उसकी क्रियात्मक भूमिका के बारे में बताता है। एक आवास दो प्रजातियों की कर्मता एक जैसी नहीं हो सकती। देखो एक ही आवास के अंदर दो प्रजातियों की कर्मता एक जैसी नहीं हो सकती, ये बात भी अच्छी है हमारे फ्रेंड्स। देखो एक ही आवास के अंदर देखो दो प्रजातियां रहती है, ठीक है, तो उसकी कर्मता वह जो एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अपना क्या है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच के विक्रिया का परिणाम है मेरे फ्रेंड्स। देखो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन यानी और पेरोक्सीटाइड के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। बिल्कुल सही बात है मेरे फ्रेंड्स, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं ये क्या है और क्या नहीं है। देखो NO2, देखो प्रकाश रासायनिक धूम जिसे बोलते हैं क्या, लॉस एंजल्स स्मोक। क्या है, ये देखो प्रकाश रासायनिक धूम, जिसे लॉस एंजल्स स्मोक्स क्यों बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले जो ये देखा गया था वो कहाँ पे, लॉस एंजल्स के अंदर ही ऐसा स्मोक देखने को मिला था। इसी प्रकार से इसे लॉस एंजल्स स्मोक भी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि, यानी नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश व सब्सिल कार्बन पदार्थ यानी VOC, ठीक है, कि सभी प्राथमिक प्रदूषक तथा कुछ द्वितीयक प्रदूषक जैसे एल्डिहाइड, ट्रोपोस्फेरिकोन, ओजोन तथा प्रेक्सल, ठीक है, नाइट्रेट के साथ क्या जटिल अभिक्रिया एक कर लेते हैं। तो और क्या है कि एक यहाँ पे एक स्मोक बन जाता है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास वातावरण है, इसमें क्या है, सभी जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ये एक क्या है, स्मोक का निर्माण करते हैं। और समताप से जो भी UV किरणें आती है, ठीक है, वो इसको क्या कहें, रोकती है। और ये हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद भी होता है। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये प्रकाश को रोकती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, अब देखो यहाँ से जैसे CO2 का उत्सर्जन होगा तो CO2 भी ऊपर नहीं जा पाएगी माय डियर फ्रेंड्स, तो नीचे वाला टेम्परेचर जो है वो क्या फिर बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरिया ये ले लिया, प्रकाश जो है रासायनिक धूम बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये वातावरण, ये अपनी पृथ्वी के नीचे, ठीक है। यहाँ से जो UV रेज आती है उसको तो ये रोक रहा है, मगर यहाँ से जो CO2 का जो आवरण बढ़ रहा है ये ऊपर वातावरण में नहीं जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का भी एक उदाहरण बन जाता है, यानी पृथ्वी का जो नीचे का जो तापमान है वो क्या माय डियर फ्रेंड्स बढ़ने लग जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि पारितंत्र, क्या पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव जो है अपघटक जीव कहलाते हैं। देखो अपघटक जीव की बात करें, ठीक है, जो क्या है किसी जीवों को क्या तोड़ते हैं और उसे वापस क्या है डिकम्पोस्ट उसको कर देते हैं, जैसे विषाणु, कवक और जीवाणु, ठीक है। तो ओबियसली बात है, विषाणु तो एक क्या है एक वायरस के रूप में उपयोग होता है, तो देखो कवक एंड जीवाणु अपना जो है राइट आंसर हो जाता है, यानी ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो वायरस जो है वो किसी प्रकार का एक अपघटक के रूप में काम नहीं करता है, ओबियसली बात है, कवक और जीवाणु ही अपघटक का काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, यानी देखो खाद्य श्रृंखला के प्रकार के चरण खाद्य श्रृंखला, जैसे घास है, घास के बारे में टिड्डा है, फिर पक्षीगण और बाज, ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको खाया गया। अप्रतन खाद्य श्रृंखला यह मृत जैविक पदार्थों से शुरू होती है, जिनका सूक्ष्म जीव जो अपघटन करते हैं, जैसे कचरा और सिंग्रेटल कीड़ी यानी छोटी छोटी मकड़ियाँ, और डिंकपोजर यानी अपघटक जो है वो मूल रूप से 4 अपघटक है, जैसे कवक, केंचुए, जीवाणु और कीट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके बारे में देखो ये सिंपल बातें आई थिंक ये आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। डिकम्पोजर के बारे में आपको बता दें, देखो वायरस जो है ये क्या है, विषाणु है, ये संक्रामक एजेंट है जो किसी भी जीवित कोशिकाओं के अंदर अपनी क्या है प्रतिकृति बनाने में सक्षम है, और वायरस मृत जीवों को अपघटक का कार्य नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से हो जाता था। नोट देखो UPSC में अक्सर वायरस, बैक्टीरिया को पर प्रश्न पूछती है, तो इसे जरूर ढंग से पढ़ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए सजेशन है माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या संसार के शुरुआती महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, अब देखो मत्स्य क्षेत्र की बात हो रही है किसकी माय डियर फ्रेंड्स, मत्स्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी बात ये नोट कर लेना कि यहाँ से मान लो ये समुद्र है, तो यहाँ से क्या है शीत धाराएं आ रही है,
और यहाँ से मान लो क्या वार्म यानी क्वेश्चन या धाराएँ आ रही है। तो यहाँ का जो बीच का जो क्षेत्र है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य के लिए क्षेत्र जो है जाना जाता है। वैसे एक सीधी सी एक लास्ट और फाइनल एक बस यही बात नोट कर लेना, जहाँ भी ठंडी और गर्म धाराएँ यानी लेब्राडोर, देखो मैं एक सिंपल से एक यहाँ पे बात करता हूँ। देखो ठंडी धारा की बात कर लेता हूँ। तो ठंडी धारा की अगर बात करें तो जैसे अपने लेब्राडोर, क्या है मेरे फ्रेंड्स, लेब्राडोर जो कि ठंडी धारा है, ठंडी जल धारा। और अपने बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। और गर्म जो होती है उसे क्या बोलते हैं, अपने गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे गर्म जल धारा है, जहाँ पर ये धाराएं जो दोनों मिलती है, ठीक है, ये जो बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है मत्स्य क्षेत्र के लिए। जैसे उदाहरण के लिए जो न्यू फाउंड लैंड क्या है, उदाहरण स्वरूप क्या है, न्यू फाउलैंड के ग्रेट बैंक पर जो ठंडी धाराएँ, जो गर्म धाराएँ जो है मिलती है। ये कुछ एक इसके एग्जांपल है हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। जापान तट पर क्यूरिशिमो धारा और ओशियानो धारा जो है ठंडी है, वो मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से अपने जो कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो अपने जल्दी से कंप्लीट करते हैं हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि 18 नंबर क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन सी देखो निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। देखो विषुवतीय वनों की क्या है विशेषता, जो है आपको मैं बता दूं, ठीक है। विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है, ठीक है। अब देखो इनकी विशेषता क्या है, ऊंचे घने वृक्षों का विद्यमान जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरी फ्रेंड्स। बहुत सी जातियों का सहस अस्तित्व हो, ये भी राइट है बात, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। तो कहीं ना कहीं ये एक बात ये नोट कर लेना कि विषुवतीय जो वनों की जो अद्वितीय विशेषता यही है कि वहाँ पर जो क्या है, जो एक विविधता जो है वो देखने को मिलती है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अपने तीनों के तीनों जो क्वेश्चन जो है फैक्ट है वो राइट है मेरे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इनके बारे में आप जानती हैं मेरे फ्रेंड्स, और नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय प्राणी जात पर विचार करना। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, निम्न में से भारतीय प्राणी जात कौन था। देखो घड़ियाल ऑब्वियसली बात है कि ये एक भारतीय प्राणी जात है हमारी फ्रेंड्स, ठीक है। देखो चंबल का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो चंबल का क्षेत्र है, जो इधर यूपी में जाता है, तो वहाँ पे घड़ियाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं चरमपीठ कुरम यानी तो चरमपीठ यानी जो कछुए हैं उनकी बात करें वो भी पाई जाती है। अनूपमर्ग है, ये भी भारत में पाई जाती है। यानी तीनों के तीनों जो भारत में हमारे फ्रेंड्स पाए जाते हैं। चलिए चलते इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या, घड़ियाल जो है एक प्रकार का क्या एशियाई मर्ग है, जो क्या अब क्या इसकी एक संकटग्रस्त कंडीशन में आ चुका है। ये चाहे चंबल नदी है, घाघरा, गंडक, रामगंगा में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं लेदर बेड टर्टल की, तो ये भी भारत में देखो लेदर बेड टर्टल आर्कटिक तथा आर्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाए जाते हैं। भारत में क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। ये देखो ये आपको फोटो दिखाई दे रही है लेदर बेड टर्टल की। अनूपमर्ग की बात करें तो इसकी 3 उप प्रजातियाँ जो है क्या भारत के अंदर पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थल क्षेत्रों की। देखो मरुस्थल क्षेत्रों में जल की ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है। देखो किसको रोकने के लिए हमारी फ्रेंड्स, देखो जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण का रूपांतरण। ये बात नोट कर लेना, जो पर्ण होगा अगर वो सॉफ्ट होगा तो साथ साथ में वो क्या होना चाहिए, आई मीन कठोर भी होना चाहिए अंदर से, वो ऊपर से अगर कठोर हो तो नीचे अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। और देखो देखो पर्ण की जगह कांटे होते हैं, ये तो सबसे मोस्ट बात है। नेक्स्ट लघु पर्ण, छोटे पर्ण होते हैं और कहीं ना कहीं पर्णहीनता भी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट कठोर और मोमी पर्ण, यानी कहने का भाव ऊपर से तो वो कठोर होती है और अंदर से वो क्या है, वाटर को रिजर्व करके रखते हैं, मोमी पर्ण होते हैं। ये तीनों की तीनों विशेषताएं जो यहाँ पे देखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। ये है मरुस्थल। और इस प्रकार से अपने जो 2013 के क्वेश्चन हमारे डिफरेंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2014 के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको फिर से बता दूं कि लगभग 2022 तक के क्वेश्चन अपने कितनी 10 वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएंगे मेरे फ्रेंड्स। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी यूपीएससी प्री यानी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, यूपीएससी 2023 का प्री जिसने देना है, ठीक है, उस तक ये वीडियो जरूर सेंड करें मेरे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।